उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने दावों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि डोनेट्स्क के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वहां रूसी सैनिकों ने अपने पोस्ट बना लिए थे। यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। इससे पहले उस टैंक पर सवार रूस के सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सही सलामत टैंक से निकल पाते उससे पहले ही उस टैंक को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने आशंका जताई कि यूक्रेन से युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी सेना के खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन ने जंग में रूस पर जिस तरह पलटवार किया, उसने पुतिन को परेशान कर दिया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आसमान से लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले तो किए ही, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस उसकी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने जमीन से भी यूक्रेन को घेर लिया। लेकिन 23 दिनों से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया। यही नहीं, खार्किव से भी बार बार उसकी सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने खदेड़ दिया, जबकि इतने दिनों से जारी जंग में रूस के हाथ सिर्फ खेरसोन शहर ही आया। अमेरिका ने रूस की इसी परेशानी का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया, जिसमें कहा गया कि पुतिन अब किसी भी हाल में यूक्रेन का युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉर क्रिमिनल के बाद जो बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग बोल दी। यूक्रेन में अमेरिका की सेना तो रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ रही, लेकिन पुतिन और बाइडेन के बीच जबानी जंग जोरों पर है। एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था और अगले दिन उन्होंने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग कह दिया। You know, the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. बाइडेन ने एक और कार्यक्रम में डंके की चोट पर यह बात दोहराई कि पुतिन को अपनी करनी की सजा भुगतनी होगी। The world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. रूस पर इन हमलों में अमेरिका का यूक्रेन ने भी साथ दिया। एक ट्वीट में उसकी ओर से लिखा गया कि वो बाइडेन की बातों से सहमत है, क्योंकि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल हैं जो जानबूझकर मासूम लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उसकी ओर से कहा गया कि बाइडेन ने पुतिन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भगवान नरसिंह की होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर की घंटाघर से सुबह इस शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जो करीब 8 किलोमीटर तक चलेगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ होलिका की भस्म लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह के रथ पर सवार होंगे और इसका संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता करेंगे। इस बार शोभा यात्रा में 5 ट्रॉलियों को रखा जाएगा और आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों पर इसके रंगों की बौछार करेंगे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर करीब 200 किलो अबीर, गुलाल और 2 क्विंटल गुलाल और गेंदा के फूलों की बौछार होगी। योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में साल 1996 से शामिल होते रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछली 2 शोभा यात्रा में वो शामिल नहीं हो पाए थे। नरसिंह की शोभा यात्रा में थोड़ी देर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के घंटाघर में और मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मंच बनाया गया है, यहाँ तस्वीर देखिए। और साथ में भगवान नरसिंह का यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद यहीं से सीधे वो रथ पर सवार होकर पूरे गोरखपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण करेंगे। 8 किलोमीटर से के आसपास का जुलूस होता है। देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नाच गान यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, इसी सड़क से होते हुए
तैयारी जो है कर ली गई है अब यहाँ पर, और इस सड़क को पूरी तरीके से सजाया गया। इसी तरीके से 8 किलोमीटर तक इस सड़क को इसी तरीके से सजाया गया है। नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत अगर हम बात करें तो ये 1944 में होती है और इस शोभा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी शामिल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, गोरखपुर। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरह की तैयारियां हैं और गोरखपुर में ये नरसिंह शोभा यात्रा परंपरा, नरसिंह शोभा यात्रा, नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है परंपरागत तौर पर, और माना यह जाता है कि किस तरह से भक्ति और शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, कुछ यही दिखाने की कोशिश भी है। और नरसिंह की प्रतिमा के साथ में इस शोभा यात्रा हम देख सकते हैं कि बाकायदा रंग गुलाल यहाँ पर है। होलिका दहन के बाद इसकी शुरुआत होती है और दूसरे दिन फिर पूरा रंग गुलाल का होली का रंगोत्सव जो है वो इस शोभा यात्रा में देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब जबकि इन सकरी गलियों से होते हुए ये शोभा यात्रा आगे निकलने वाली है, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को संचालन के लिए जो जो तैयारियां हैं ये आप मंच पर देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि रंगोत्सव की जो शुरुआत होगी इसके लिए बाकायदा तमाम इंतजामात कर लिए गए और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से रंगों की तैयारी, और ये है वो भस्म, चिता की भस्म से सबसे पहले तिलक के बाद इस रंगोत्सव की शुरुआत होती है। तमाम रंग यहाँ पर सजे हुए हैं और इन रंगों में सराबोर होने के लिए बड़ी तादाद में गोरखपुर के ही लोग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के लोग इस परंपरागत इस नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में इसी मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा अब से कुछ देर बाद निकलने वाली है। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो 1996 से इसमें शामिल होते रहे हैं वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे और इस बार ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में जीत का रंग भी इसमें देखने को मिलेगा। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। 8 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा होगी और इसकी नींव 1944 में RSS ने रखी थी। उसके बाद से लगातार हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। बढ़ते हैं आगे। पुतिन के वफादार रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान आग की लपटों में घिरी एक इमारत से महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि यह वीडियो मारियुपोल शहर का है जो हवाई हमलों की वजह से खंडर बन चुका है और अब वहां चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई जिनमें चेचन लड़ाके की इमारत की ऊपरी मंजिल पर गोलियां बरसाते दिखे। दीवारों और गाड़ियों की आड़ लेकर इन लड़ाकों ने ऐसी गोलाबारी की कि पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें आग लगी थी और उसके निचले तले पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दावा है कि रमजान कादिरोव की चेचन स्पेशल फोर्स को मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। इसलिए दावा है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते हैं। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतारते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना तैनात कर चुके हैं। यूक्रेन में जारी जंग से दूर अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने जंगी जहाजों की ताकत दिखाई। अमेरिकी नौसेना ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर बीच समंदर में युद्ध का अभ्यास किया और इस अभ्यास में अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों के साथ अपना दमखम दिखाया। पलक झपकते ही इन विमानों ने युद्धपोत के रनवे से उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया।
बताया गया कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान रोमानिया और यूक्रेन की सीमा तक भी पहुंचे। युद्ध का ये अभ्यास भूमध्य सागर में हुआ और इस दौरान वहां कुछ ऐसे भी लड़ाकू विमान दिखे जिनकी मरम्मत की जा रही थी। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रूस को बड़ा झटका दिया और उसे मंगल ग्रह के लिए चल रहे मिशन से बाहर कर दिया। यह मिशन 1 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,000 करोड़ रुपए का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस मिलकर सितंबर में इस मिशन को लॉन्च करने वाले थे। इस दौरान मंगल ग्रह पर रिसर्च की जानी थी ताकि वहां जीवन की उत्पत्ति और सबूतों को खोजा जा सके, पर अब यह मिशन 2024 तक टल गया। रूस को हटाने के बाद अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ एक समझौता करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। रूसी सेना के हमले में मारे गए यूक्रेन के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए वहां सेना की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूक्रेन के जवानों ने इन साथियों को अपने राष्ट्रगान के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक सैनिक ने वायलिन बजाया। इसके बाद सामने कुर्सियों पर बैठे सभी जवान खड़े हो गए। ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के एक और शहर से भी सामने आई। वहां एक जवान की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वो इस जवान के सम्मान में सड़क के दोनों तरफ घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते दिखे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी के खतरे में पड़ते ही इस्लामाबाद में बवाल मच गया। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले ही उनकी पार्टी के 24 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद जल उठा और इमरान खान की पार्टी के लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने वहां के सिंध हाउस पर हमला बोल दिया। खबर है कि ये वही जगह है जहां बागी सांसदों को रखा गया है, इसीलिए इमरान की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सिंध हाउस को निशाना बनाया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इससे पहले ये लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बंद गेट पर पैरों से मारने लगे। बहुत देर तक वो वहां यूं ही चीखते चिल्लाते रहे और आखिरकार उन्होंने गेट तोड़ दिया। इसके बाद वो लोग टूटे हुए गेट के ऊपर चढ़कर अंदर पहुंच गए। इतना ही नहीं, वहां की बदलते राजनीतिक हालात पर इमरान खान ने तुरंत ही वहां के आर्मी चीफ के साथ एक अहम बैठक की, जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद सामने आए और बागी सांसदों से लौट आने की अपील की। और शेख रशीद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो भी वापस आ जाएं। इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल कई लोग अपने हाथों में लोटे लिए दिखाई दिए। पाकिस्तान की सियासत में लोटा एक अपमानजनक शब्द है, जिसका इस्तेमाल धोखा देने वालों के लिए किया जाता है। खबर है कि सांसदों के बागी हो जाने से इमरान खान की सरकार पर संकट गहरा गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के 24 सांसदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इमरान सरकार के खिलाफ जाने का मन बना लिया है और इमरान खान से दो टूक कह दिया है कि वो लोग अविश्वास प्रस्ताव पर उनके खिलाफ वोट करेंगे। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिस पर 27 मार्च को वोटिंग हो सकती है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में घायल हुए लोगों से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक अस्पताल पहुंचे, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसे ही हमले में जख्मी हुई एक लड़की से हाथ मिलाने आगे बढ़े, उसकी हिम्मत टूट गई। अपने देश के राष्ट्रपति को देख उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उसका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा वो रूसी हमले में मारे गए अमेरिकी पत्रकार के ड्राइवर से भी मिले। साथ ही उन्होंने अस्पताल में मौजूद बाकी घायलों से भी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और उन्हें जीत का भरोसा दिया। उनसे मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने काफी देर तक वहां मौजूद डॉक्टरों से भी बातचीत की। जंग के बीच यूक्रेन के जवानों के डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया, जिसमें 5 यूक्रेन के सैनिक झूमते नजर आए। एक जवान तो कई डांस स्टेप्स करता दिखा। सैनिकों ने खुले मैदान में कहीं डांस का ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हथियारों से लैस जवानों का डांस लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जवानों के डांस करने का ये वीडियो तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन अपने फौजियों का एक और वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें उसके सैनिक जोश से भरे नजर आए। खुले मैदान में लगभग 15 जवान हथियारों के साथ कुछ संदेश देते दिखे। खबर है कि सैनिकों ने यह वीडियो संदेश रूसी सेना के लिए रिकॉर्ड किया। दावा किया गया कि जवानों ने चेतावनी दी कि जंग में यूक्रेन की सेना तो अभी फुल फॉर्म में आई ही नहीं है, जबकि रूस के होश उड़े हुए हैं। यूक्रेन की सेना लगातार ऐसे वीडियो जारी कर जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रही है। रूस के खिलाफ जंग में उतरे कृत्रिम पैर वाले यूक्रेन के एक जवान की लोगों ने काफी तारीफ की। 55 साल के सैनिक के दोनों पैर नकली हैं,
लेकिन उसका हौसला बुलंद नजर आया। जंग के मोर्चे से इस जवान की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपने हाथ में बंदूक पकड़े एक टैंक के ऊपर बैठा दिखा। कृत्रिम पैर होने के बावजूद वो युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना को ललकारता नजर आया। फिर देखते ही देखते उसकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद दुनिया भर के कई लोगों ने इस जवान के जज्बे की तारीफ की। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील की थी। उनकी इसी अपील पर इस दिव्यांग ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। योगी के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के मेंबर भी उसी दिन मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम पर आखिरी मोहर योगी आदित्यनाथ के लखनऊ पहुंचने पर लगेगी। यूपी में सरकार गठन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है और समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। संभावित लिस्ट में प्रमुख रूप से समारोह में जो लोग शामिल होने वाले हैं उनमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं खबरों के मुताबिक योगी सरकार की नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी सहमति बन चुकी है, जिसके मुताबिक सरकार में महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी, युवाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, शिक्षित विधायकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और जाति और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टी शर्ट में अमेरिकी संसद को संबोधित करने पर घिर गए। 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, जिसमें वो टी शर्ट पहने दिखाई दिए थे। हालांकि हाल के दिनों में ज़ेलेंस्की इसी ड्रेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टी शर्ट पर अमेरिका के एक बड़े कारोबारी ने ट्वीट कर सवाल उठा दिए। यूरो पैसिफिक कैपिटल के सीईओ पीटर शिफ ने पूछा कि क्या ज़ेलेंस्की के पास कोई सूट नहीं बचा है। इसके साथ ही पीटर शिफ ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की इस ड्रेस को अमेरिकी संसद का अपमान करार दिया, जिसके बाद कई लोगों ने उनके इस ट्वीट पर उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने जंग के बीच अमेरिकी कारोबारी की इस आपत्ति को गैर जरूरी बताकर उन पर निशाना साधा। हॉलीवुड अभिनेता